अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक दुख भरी दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 1 सितंबर से फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो रही थी। मैं नई उम्मीदें, नई खुशियां लेकर कॉलेज के गेट में दाखिल हुई और सीधी चलती बरामदे में एक लड़की के पास जाकर ठहर गई जो नोटिस बोर्ड के आगे खड़ी थी। वो बोर्ड पर आवेज़ा फहरिस्त को देखने में इस कदर महव थी कि उसको मेरी मौजूदगी का एहसास न हुआ। कुछ देर इंतज़ार के बाद मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने मौजूद होने का एहसास दिलाया। तभी उसने पलट कर देखा। हम दोनों के मज़ामीन एक ही थे। यूं कॉलेज में बेशतर टाइम इकट्ठे गुजरने लगा। कई लड़कियों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन हमने किसी को अपने साथ ना मिलाया। हर एक से अलग सलैग ज़रूर कर लेते थे। एक दिन बातों बातों में पता चला कि सायरा अपने मामू के घर रहती है जबकि उसके माँ बाप और बहन भाई पिंडी में रिहाइश पजीर हैं। मुझे इसकी वजह समझ में ना आई कि वालिदैन के होते ये क्यों मामू के घर रह रही है। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या तुम्हें तुम्हारे मामू और मुमानी ने गोद लिया था? वालिदैन के पास क्यों नहीं रहती हो? इस पर वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। दोबारा सवाल दोहराना मुनासिब न समझा। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां आ गईं। हमने चचा जान के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो भी पिंडी में रहते थे। मैंने सायरा से पूछा, छुट्टियों में तुम्हारा प्रोग्राम रावलपिंडी जाने का है कि नहीं? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो क्यों सायरा? क्या तुम अपने वालिदैन और बहन भाइयों के पास छुट्टियां नहीं गुजारोगी? वो चुप रही लेकिन अब दीदा हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि सायरा को कोई दुख है। वो किसी ख़ास वजह से वालिदैन के घर नहीं रहती है। मुझे तजस्सुस हुआ कि क्या खबर अपना दुख मुझे कहना चाहती हो मगर हिचकिचाती हो। सायरा, आज मुझे बता ही दो कि तुम माँ बाप से दूर मामू के घर क्यों रहती हो? मेरे इसरार पर बिला आखिर उसको बताना ही पड़ा। मेरी माँ 7 साल कबल वफ़ात पा गई तो अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सोतेली माँ, जिसे मैं ममा कहती थी, मुझे रखना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मामू और मुमानी साथ ले आए। अब उनके पास ही रहती हूँ। तो यहाँ तुम खुश हो? हाँ, कम से कम सुकून तो है। मुमानी अच्छी हैं, प्यार करती हैं। मामू भी मेरा ख्याल रखते हैं। 4थी जमात में थी जब सोतेली माँ ने स्कूल से उठा लिया था। उनके 2 बच्चे हो गए थे। सारा दिन बच्चों को संभालती, घर का तमाम काम भी कराती, मगर मुझसे वो खुश न थी। कहती थी जब बड़ी होगी तो हमारी बदनामी का बाइस बनोगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। पर वो तुम्हें ऐसा क्यों कहती थी सायरा? मालूम नहीं, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को। उसने ऐसे कहा जैसे उसे मेरी बातों से उलझन हो रही थी। उस दिन से सायरा और भी ज़्यादा मुझे प्यारी लगने लगी। छुट्टियां हो गईं। हमने चचा के घर जाकर खूब एंजॉय किया। मरी में खूबसूरत दिन गुजारे। पलक झपकते ये वक्त बीत गया। कॉलेज खुला तो सायरा से मुलाकात हुई। हस्बे मामूल वो मुझसे मोहब्बत से मिली। कहने लगी, नौशीन, मेरी छुट्टियां तो बहुत बोर गुजरी हैं। मैं तो बात करने को तरस गई थी। दिन गिन रही थी कि कब छुट्टियां ख़त्म हो और तुमसे मिलूं। हाँ सायरा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। काश तुम्हारे मामू मुमानी से इजाज़त ले लेती और तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। सच बड़ा मज़ा आता। कुछ दिन गुजरे कि सायरा ने कॉलेज आना बंद कर दिया। हफ्ता भर उसने नागा किया तो मुझे तशवीश हुई। उसके घर का फ़ोन नंबर मेरे पास था। फ़ोन उसकी मुमानी ने उठाया। आंटी, मैं नौशीन बोल रही हूँ, सायरा की क्लास फेलो। वो हफ्ते भर से कॉलेज नहीं आ रही, खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया है। सायरा को बुखार आ रहा है बेटा, इसी वजह से नहीं आ सकी। आंटी, क्या उससे बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम फ़ोन होल्ड पर रखो, मैं उसे बुलाती हूँ। तुम कैसी हो सायरा? ठीक हूँ नौशीन, उसने बिल्कुल महीन सी आवाज़ में जवाब दिया। कब आओगी? तुम्हारे बगैर कॉलेज में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। अभी नहीं आ सकती, 2-4 दिन बाद आऊँगी। पता है टीचर ने टेस्ट भी दिया हुआ है। तुम कैसे टेस्ट की तैयारी करोगी? तो तुम मुझे नोट्स देने आ जाओगी? हाँ, क्यों नहीं, अपने घर का पता लिखवा दो, मैं आ जाऊंगी। उसने पता लिखवाया और अगले दिन मैं उसके घर चली गई। सायरा वाकई बीमार लग रही थी, कमज़ोर और जर्द। जल्दी अच्छी हो जाओ,
सेमाही इम्तिहान होने वाला है और तुमने इतने नागे कर लिए हैं। टीचर ने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। क्या करूं, बीमारी अपने बस की बात तो नहीं ना। उसने हाफ आस्तीन की कमीज पहनी हुई थी। अचानक मेरी नज़र उसके बाजुओं पर अजीबो गरीब निशानात पर पड़ी। अरे ये क्या है सायरा, ये तो जलने के निशान है ना। जलने के ही हैं। तो कैसे पड़े ये दाग तुम्हें? सोतेली माँ ने डाले हैं क्या? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने तुमको जलाया क्या? हाँ, सजा के तौर पर। किस जुर्म की सजा दी उन्होंने तुम्हें? ऐसे जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं था। अल्लाह के लिए सायरा, मुझे बताओ तो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक दिन मम्मा की सोने की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी अंगूठी देखी है? नहीं मम्मा, मैंने नहीं देखी। बोली तुम्हारे सिवा और तो कोई घर में नहीं है, तुम ही ने उठाई है। मैंने नहीं उठाई मम्मा, मैं उसका क्या करूँगी? मेरे आगे जुबान चलाती है। अंगूठी तूने ही उठाई है, मुझे परेशान करने के लिए। दे दी होगी किसी को। अंगूठी ढूंढ कर दे मुझे अभी अभी, वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगी। खौफ के मारे इधर उधर में हाथ मारने लगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में, उनकी सिंगार मेज की दराजों में देखा। अंगूठी कहीं होती तो मिलती ना। मालूम था कि वो ऐसे ही चीजें खुद इधर उधर करके बहाने से मेरी दुर्गत बनाती थी। अब यकीन हो गया था मुझे कि थोड़ी देर बाद मेरी दुर्गत बनने वाली है। 2 घंटे तक उस ला हासिल अंगूठी को तलाश करने में मैं हलकान होती रही और वो मज़े से अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रही। ऐसे ही मुझे खौफजदा और हरासा करके वो खुश होती थी। दोपहर से शाम के 4 बज गए, अंगूठी ना मिली। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह कोई गैबी मदद भेज दे। कुछ देर में बेल हुई। दौड़कर दरवाजे पर पहुंची कि शायद अब्बू आए हैं। दरवाज़ा खोला, पड़ोसी लड़का अरशद हाथ में डिश थामे खड़ा था। अम्मी ने न्याज दिलवाई थी, जर्दा भेजा है। मैंने उससे वो डिश ले ली। इतने में मम्मा बाहर निकली। पूछा कौन था, किसने बेल दी थी? मैंने डिश उनको देकर कहा ये सामने वालों के घर से आई है। वो किचन में गई और चंद मिनट बाद वापस आ गई। खाली डिश उन्होंने मुझे पकड़ाई। मैं गेट की तरफ गई तो वो भी दबे कदमों चलती आई कि देखें दरवाजे पर कौन है। सामने अरशद नजर आ गया। मैं वापस पलटी तो वो पीछे खड़ी थी। तो ये लाया था जर्दा? जी, मैंने सहम कर कहा। क्या ये वैसे भी आता है तुमसे बात करने? नहीं मम्मा, कभी नहीं आया, हमारा तो गेट बंद होता है। ठीक है, अब तू अंगूठी ढूंढ ले, आधे घंटे तक मिल जानी चाहिए, वरना। उन्होंने मुझे चिमटा उठाकर दिखाया। मैं कांप गई, क्योंकि जब उनको मुझसे नफरत निकालनी मकसूद होती वो चिमटे को गर्म करके मेरी पीठ दाग देती थी। गरम चिमटे की अजियतनाक जलन के तस्वुर से ही मेरी रूह कांपने लगती। मैं दौड़ी, इधर उधर देखा, मगर अंगूठी ना मिली। उसे मिलना भी ना था। उन्होंने कुछ देर बाद मेरी हाजिरी तलब की। आओ देखा ना ताओ, चिमटा गर्म करके मेरी तरफ लपकी। मैं खौफ से सहन की तरफ भागी। वहां आकर उन्होंने मुझे दबोच लिया और गर्म चिमटे से मेरी कमर दागी, फिर मेरे बाजू। मैं रो रो कर कह रही थी कि अल्लाह की कसम मुझे आपकी अंगूठी का नहीं मालूम, लेकिन उन पर तो मुझे अजियत देने का भूत सवार था। इसी पर बस ना किया, बालों से घसीट कर गेट से बाहर कर दिया। मुझे कहने लगी, तू कौन सा लड़की है कि कोई तेरा कुछ बिगाड़ लेगा। जब तक बताएगी नहीं कि अंगूठी किधर है, घर के अंदर नहीं आने दूंगी। चल अब बाहर ही बैठ जा। मैंने सायरा की बात काटी और बोला, तू कौन सी लड़की है से उनकी क्या मुराद थी? तुम लड़की ही तो हो ना। तो उसने मेरी बात का जवाब ना दिया और अपनी बात दोबारा से शुरू की। मेरी चीखों की आवाज़ अरशद ने भी सुनी। वो बालकोनी में आ गया था। तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। वो 17 बरस का समझदार लड़का था। दौड़कर नीचे आया और मामा से मुखातिब हो गया। आंटी, हम रोज़ ही इस बच्ची पर जुल्म होता देखते हैं। आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके दिल में रहम नहीं है? ये आपके शोहर की बच्ची है तो क्या हुआ? लड़की जात को आपने घर से बाहर निकाल दिया। मम्मा जो कि बिफरी हुई शेरनी बनी खड़ी थी, अरशद से कहने लगी, पहले तो मुझे शक था, अब यकीन हो गया है कि मेरी अंगूठी इस मरदूद ने तुम ही को दी है, तभी उसके हमायती बनकर तुम आ गए हो। अरशद का गुस्से से मुंह सुर्ख हो गया। कहने लगा, आप मुझ पर भी चोर होने का इल्जाम लगा रही हैं। अंगूठी की कीमत मैं आपको देने को तैयार हूँ, मगर अल्लाह के लिए इस बेचारी को तो घर से मत निकालिए। ये कहाँ जाएगी? तुम रख लो ना इसको अपने घर में, हमें इसकी जरूरत है भी नहीं। आपकी मर्जी है, चाहे मार डालिए, जेल भी आप ही जाएंगी। अरशद के इन अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया।
वो तो चला गया। मम्मा ने मुझे दोबारा बालों से पकड़कर घसीटा और घर के अंदर लाकर और पीटा कि अब मोहल्ले के लड़के भी तेरी हमायत की खातिर हमारे मुंह को आने लगे हैं। कौन लगते हैं ये कल के छोकरे, हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने वाले। आ जाने दो अपने बाप को, इस लड़के को तो मैंने जूते पड़वाने हैं। मैं कमरे में जाकर फर्श पर लेट गई और सिसकती रही कि बुलंद आवाज से रोने की इजाजत ना थी। अरशद की अम्मी के पास मेरी मुमानी का फ़ोन नंबर था। इस बात का इल्म मम्मा को न था। अरशद ने जब तमाम अहवाल अपनी वालिदा को बताया तो उन्होंने डायरी से नंबर ढूंढ निकाला और लाहौर फ़ोन कर दिया। फ़ोन मामू ने उठाया। आंटी ने तमाम हालात उनसे बयान करके कहा कि कैसे मामू हो, किसी रोज़ ये जालिम औरत इस बेचारी बच्ची की जान ले लेगी। अगर आप कल तक ना आए तो हम थाने रिपोर्ट करा देंगे। फ़ोन सुनते ही मामू लाहौर से चल पड़े और रात 10 बजे के करीब पहुंच गए। मुमानी साथ आईं। उन्होंने जो मेरे बाजुओं और कमर पर जलने के निशान देखे तो मेरे मामू को बताया। मामू वाले साहब से खूब झगड़े और कहा कि मेरी भांजी हमारे हवाले कर दो वरना मैं अदालत जाऊंगा। वाले साहब डर गए, मुझे मामू मुमानी के साथ कर दिया। तब से इनके पास हूँ। सोतेली माँ के जुल्म से तो निजात मिल गई है, लेकिन जो दाग उन्होंने मेरे बाजुओं, पीठ और टांगों पर लगाए हैं वो उम्र भर मिटने वाले नहीं हैं। सायरा के मुंह से जुल्म की ये दास्तान सुनकर मैं सकते में रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, वो बुरे दिन मुझसे दूर जा चुके हैं, अब तो आराम और सुकून से हूँ। मामू ने घर पर ट्यूशन पढ़ाकर मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया और कॉलेज में भी दाखिल करा दिया है। दुआ करो कि आइंदा भी मेरी खैरियत गुजरे। ये भी दुआ करो कि अल्लाह फिर कभी मुझे मेरे वालिद के घर ना ले जाए। वो बाप का घर नहीं, मेरे लिए दोज़ख है। सायरा, मुझे मालूम न था कि तुम इतनी दुखी हो। काश मुझे पहले ये सब तुम बता देती। पहले बता देती तो तुम क्या कर लेती। मैं तुम्हें दोस्त समझती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूंगी। दुआ करती हूँ हम कभी जुदा ना हो। आने वाले वक्त की क्या खबर नौशीन, अल्लाह जाने आने वाले दिनों में ज़माना मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। सायरा का कहा हुआ ये जुमला आज भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभा हुआ है। मैंने अम्मी और बाजी को अहवाल बताया तो वो भी अफसरदा हो गई। अम्मी बोली, मैं उसकी मुमानी से मिलूंगी, तुम इकबाल भाई को आ लेने दो, वो एक झलक सायरा की देख लें, राजी हुआ तो सायरा का रिश्ता मांग लेंगे। खूबसूरत तो है ही, 2 माह बाद इकबाल भाई बरतानिया से आने वाले थे। वो वहाँ इंजीनियरिंग की आला तालीम की खातिर गए हुए थे। मेरी बाजी की शादी की तारीख रखी जानी थी। अम्मी का ख्याल था कि तारीख तय हो जाए तो इकबाल भाई से आने का कहेंगी ताकि बहन की शादी में भी शिरकत कर ले। तारीख तय हो गई तो अम्मी तैयारियों में मसरूफ़ थीं। कार्ड छप गए थे। मैं सायरा के घर देने गई और इसरार किया कि ज़रूर आना है। जिस रोज़ शादी थी सायरा का शिद्दत से इंतज़ार था। तमाम मेहमान आ चुके थे, वो अभी तक न पहुंची थी। बिला आखिर फ़ोन किया, उसकी मुमानी ने उठाया। मैंने पूछा कि आप लोग शादी में अभी तक क्यों नहीं आए। कहने लगी, बेटी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, सायरा के मामू किसी काम से पेशावर गए हैं, सायरा को अकेले कैसे भेजूं। मैं आ जाती हूँ आंटी से लेने, खुद छोड़ भी जाऊंगी, आप इसको कहिए कि तैयार रहे। आंटी ने कहा, ठीक है बेटा। उस वक्त ड्राइवर किसी काम से गया हुआ था। मैंने इकबाल भाई की मिन्नत की कि मेरी सहेली अकेली नहीं आ सकती, उसने घर भी नहीं देखा हुआ है, प्लीज़ भाईजान आप मुझे ले जाइए। मैंने अपनी दोस्त सायरा को उसके घर से पिक करना है। भाईजान मेरी कोई बात ना टालते थे। आज भी बावजूद मसरूफियत के उन्होंने इनकार ना किया और हम सायरा के घर आए। वो तैयार थी, बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसको साथ लिया और गाड़ी में बैठ गए। वो तैयार होकर इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उसके वालिद कश्मीरी और माँ मरहुमा एक ईरानी खातून थी। दोनों का हुस्न उसमें मौजूद था। गोरी गुलाबी रंगत, काली सियाह आँखें, दुबली पतली, चेहरे के तीखे नकूश ऐसे थे कि चुगताई आर्ट का शाहकार मालूम होते थे। इकबाल भाई तमाम रास्ता खामोश रहे, लेकिन उसकी एक झलक उनके दिल में जागुज़ी हो चुकी थी। मैं भी किसी बहाने सायरा की झलक उनको दिखाना चाहती थी ताकि बाजी की शादी के बाद इकबाल भाई के रिश्ते के लिए मुमानी से बात की जाए। मैंने सायरा से पूछा कि तुम्हें मेरे भाई कैसे लगे। बोली, वाह क्या बात है इनकी, एकदम नंबर 1 है। मुझको दिल की बात लबों पर लाने का हौसला हुआ। पता है, जब तुम दोनों गाड़ी से निकलकर एक साथ घर की तरफ आ रहे थे तो तुम्हारी जोड़ी खूब जच रही थी। अगले दिन शाम को इकबाल भाई मेरे सामने बड़े सोफे पर बैठ गए और कहा, मेरी एक आरजू है, क्या तुम पूरी कर सकती हो। आरजू है तो बताइए भाईजान, मेरी तो आपके लिए जान भी हाजिर है। तुम सायरा को अपनी भाभी बना लो।
آپ نے میرے دل کی آرزو کو بیان کر دیا اور یہی آرزو امی جان کی بھی ہے، تو کب بات کرو گی؟ کل ہی سائرہ سے پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، میں کل اس سے پوچھ لوں گی، امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ آپ کے بارے میں اس کے کامنٹس بہت حوصلہ افزا ہیں۔ نورین، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے دوبارہ واپس بھی جانا ہے۔ خیر دوسرے روز میں نے سائرہ سے بات کی، امید تھی کہ خوشی سے اسبات میں جواب دے گی، بلکہ سرخوشی سے گلنار ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کی شرم و حیا اور آنکھوں کی چمک مجھ کو نوید بخشے گی، مگر میرے یہ خیالات سب خام ہو گئے جب وہ میری بات کو سن کر رنجیدہ ہو گئی۔ سائرہ، سوچنے کا وقت چاہیے تو بے شک سوچ کر آج نہیں تو کل جواب دے دینا۔ وہ چپ رہی۔ اس کے بعد سارا دن اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ حیرت زدہ رہ گئی میں کہ اگلے روز بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ میری نگاہیں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھیں۔ اقبال بھائی بھی منتظر تھے کہ سائرہ ہاں کہے تو امی کو اس کی ممانی کے پاس بھیجوں۔ چھٹی کے وقت میں نے سائرہ سے کہا، تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا، اقبال بھائی انتظار کر رہے ہیں، تم میری بھابھی بننا پسند کرو تو ہی ہم رشتے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا تو دل گھبرا گیا۔ سائرہ، کوئی بات نہیں، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو یا تمہاری کہیں اور بات طے ہو چکی ہے تب بھی بتا دو، ایسی باتوں سے ہماری دوستی نہیں ٹوٹے گی۔ کل بتا دوں گی، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اگلے دن میں اس کے گھر گئی، اس نے تب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہاں نہیں کہہ سکتی تو نہ کہہ دو، پر چپ کا ڈرامہ میرے سامنے تو مت کرو۔ ایسے تو تم مجھ پر جان چھڑکتی ہو، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا لیتی ہو، اور اب جب کہ قدرت ہمیں ملانا چاہ رہی ہے تو تم ہم سے دور بھاگ رہی ہو۔ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ وہ نہایت ضبط سے بولی۔ اللہ کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اسی طرح جی لینے دو مجھے۔ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی، تم کو وجہ بتانی ہوگی سائرہ، ورنہ میں آج کے بعد کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں گی۔ تب اس کے سلے ہوئے لب کھلے۔ شاید میں یہ بات ساری عمر نہ بتاتی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں نارمل انسان نہیں ہوں، میرا شمار تیسری جنس میں ہوتا ہے۔ یہ بات ابو، میری والدہ مرحومہ، میری سوتیلی ماں اور ماموں ممانی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں تمہاری دوستی کو کھونا نہ چاہتی تھی کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار تم سے ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ اب میں خود اپنی نظروں میں مجرم تھی، اس کے آنسو پونچھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ اب مجھے اس کی سوتیلی ماں کے کہے ہوئے جملے کہ تم کون سا لڑکی ہو جو کسی بات کا ڈر ہو کی سمجھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کالج نہ آئی، اس نے کالج ہی چھوڑ دیا۔ میں چند دن صبر کر سکی، آخر اس کی ممانی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے بتایا بیٹی وہ بہت رنجیدہ تھی، تبھی اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا اور ہمارے گھر سے واپس اپنے والد کے گھر چلی گئی کہ وہ تمہارا سامنا ہی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس نے کہا کہ ایک ہی دوست میری زندگی تھی، اس کو بھی میں نے کھو دیا ہے، اب یہاں نہیں رہنا، جس کو کھو دیا تو بس کھو دیا۔ بیٹا کچھ دنوں کے بعد میں اور سائرہ کے ماموں جائیں گے، شاید مان جائے اور واپس آ جائے، کسی اور کالج میں ہم اس کا داخلہ کرا دیں گے۔ اقبال بھائی بے چینی سے سائرہ کے جواب کے منتظر تھے۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے امی کو وجہ بتانی پڑی۔ اقبال بھائی آزردہ ہو کر واپس انگلینڈ چلے گئے۔ مجھے آج بھی دکھ ہے کہ میری ذات سے انجانے میں سائرہ کو تکلیف پہنچی۔ وہ مجھے اپنا دوست ہی نہیں غم گسار بھی سمجھتی تھی، اور تیسری جنس کا راز کھلنے پر شرمندگی کے سبب وہ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔